हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है आहार एवं पोषण विज्ञान से रिलेटेड है। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, अभी पूछे भी नहीं गए हैं। तो देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आहारी चयापचय की माप करने की प्रणाली को कहा जाता है। प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन है तापमापी, ऊष्मा मापी। तीसरा ऑप्शन है दाब मापी या वर्षा मापी। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आहारी चयापचय की माप करने की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तापमापी, ऊष्मामापी, दाब मापी या वर्षा मापी। तो हर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें दो आंसर ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सही है। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, ये तापमापी और ऊष्मामापी दोनों का मतलब एक ही लग रहा है। पर जो आहारी चयापचय होती है ना, जब हम इसको नापते हैं तो उसको हम ऊष्मामापी कहते हैं। ठीक है, दाब मापी और वर्षा मापी तो बिल्कुल ही नहीं है, ऊष्मा मापी सही है। अब हम पहले देखते हैं आहारी चयापचय क्या है। ठीक है, आहारी चयापचय बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म वो ऊष्मा नापने की इकाई है जब हमारा शरीर कोई भी कार्य कर नहीं रहा होता है, वो पूरे आराम की स्थिति में होता है। उस समय हमारे शरीर में व्यय होने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हम बेसल मेटाबॉलिज्म को नापते हैं तो बीएमआर इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट मतलब आहारी चयापचय दर, उसको जब हम नापते हैं ना तो उस दर को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। और आहारी चयापचय का अर्थ होता है जब हमारा शरीर पूरी तरह से आराम की अवस्था में, उस समय हमारे शरीर में जो ऊर्जा की खपत होती है, मतलब जब हम कोई कार्य ना कर रहे हों उस समय जो हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है वो होती है आहारी चयापचय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड होगा, इसी क्वेश्चन से संबंधित होगा। ज्वर की स्थिति में बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट हो जाता है जब व्यक्ति की ज्वर की अवस्था होती है। तो उस टाइम पे ज्वर की अवस्था में बीएमआर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, या स्थिर रहता है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन क्या है फिर से देखेंगे। ज्वर की स्थिति में बीएमआर हो जाता है जब मनुष्य के शरीर ज्वर की अवस्था में होता है। उस टाइम जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या बिल्कुल नहीं होता है। उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल नहीं रहे। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऊर्जा की खपत तो होती रहती है। तो ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है। ठीक है, और कितना बढ़ता है? 7% बीएमआर बढ़ता है जब हमारा शरीर ज्वर की स्थिति में होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। उपवास की स्थिति में, उपवास की स्थिति में BMR पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, या कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उपवास की स्थिति में BMR पर क्या फर्क पड़ता है। मतलब जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उस टाइम पे उपवास की स्थिति में जो BMR होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब हम व्रत रहते हैं तो हम ऊर्जा वाले सामान कम खाते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है ना, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उपवास की स्थिति में घट जाता है BMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? मतलब जो प्रोटीन है उसका नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? पहला है मुल्डर ने किया था, या फिर गार्डनर ने किया था, या फिर मेंडल ने किया था, या फिर जॉन लॉक ने किया था? जॉन लॉक। ठीक है, प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है मुल्डर, गार्डनर, मेंडल एंड जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो है ये शिक्षा शास्त्री हैं। मेंडल इन्होंने आनुवंशिकी पे किया है अपना कार्य, और आनुवंशिकी का कार्य किस पे किया है? मटर पे। ठीक है, और जो मटर भी थी वो कैसी थी? बगीचे वाली, उद्यान वाली मटर पे किया है उन्होंने। और जो गार्डनर है ये भी एक शिक्षा शास्त्री है। तो मुल्डर इज राइट आंसर। मुल्डर ने प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम दिया था, और कब दिया था? 1930 में। ठीक है, 1930 में दिया था मुल्डर ने प्रोटीन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं। हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2016 की क्वेश्चन पेपर में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था गैर आवश्यक। 3 4 हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं 10, 20, 22 या 40। कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड 10 पाए जाते हैं, और गैर आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो भी 10 पाए जाते हैं। कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक वो होते हैं जिन्हें हमारे शरीर में
खाने के साथ लेने की आवश्यकता जरूर होती है। ये अमीनो एसिड हमारे खाने भोजन में जरूर से जरूर शामिल होने चाहिए। और गैर आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारा शरीर उन्हें खुद संश्लेषित कर सकता है, ठीक है। वो हमारे शरीर में खुद ही उनका निर्माण हो जाता है, इस वजह से उन्हें बाहर से खाने में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो आवश्यक होते हैं 10, इनको बाहर से भोजन में लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टीन पाया जाता है। ऑप्शन है दूध में, चावल में, चावल में, फल में या दालों में। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो पैक्टीन है वो फलों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? फलों में। इसका राइट आंसर फल है। जो पैक्टीन है वो फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। जो कार्बोहाइड्रेट का संगठन है उसका सूत्र क्या है? C+H+O, ठीक है। क्या है? CHO कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों शामिल होते हैं, पर नाइट्रोजन शामिल नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन काहे में होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो भी कितनी होती है? 16% नाइट्रोजन पाई जाती है प्रोटीन में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? CHO, ठीक है। C+H+O मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। CHO होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वसा को अधिक समय तक रखने के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होता है जिससे निर्माण होता है किसका?
ऑप्शन पर्णहरित, पर्णहरित। दूसरा है फ्राइनोडर्मा। तीसरा है कीटोन्स, तीसरा है कीटोन्स। चौथा है आयसीकरण। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वसा को अधिक समय तक रखने के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वसा जब बहुत दिन तक रखी रहती है उसमें ऑक्सीकरण होता है। उसके स्वरूप किस चीज का निर्माण हो जाता है ऑक्सीजन में? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो होता नहीं है। फ्राइनोडर्मा, ये वसा की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से हो जाता है। इसमें स्किन मेढक की तरह हो जाती है, इसमें मेढक की तरह स्किन हो जाती है। और जो कीटोन्स होते हैं, पायसीकरण वो होता है जब हम वसा को पानी में मिक्स कर देते हैं तो उसका पायसीकरण होता है, कीटोन्स बनते हैं। जब वसा अधिक दिन तक रखी रहती है तो उसमें कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है। वसा की कमी से होने वाला रोग है। वसा की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है ओबेसिटी, ओबेसिटी। दूसरा है फ्राइनोडर्मा। तीसरा है रतौंधी। चौथा है स्कर्वी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वसा की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं? तो ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। मोटापा को कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, तो मोटापा तो वसा की अधिकता से होता है। ठीक है, जो ओबेसिटी है ये वसा की अधिकता से होता है। और फ्राइनोडर्मा ये वसा की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ फ्राइनोडर्मा। ठीक है, वसा की कमी से होने वाला रोग फ्राइनोडर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में आयोडीन की मात्रा, आयोडीन की मात्रा पर्याप्त रूप से ना लेने से, पर्याप्त ना मिलने से रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। ऑप्शन है मिक्सिडीमा, क्रिटिनिस, क्रिटिनिस, घेंगा या घेंगा या रिकेट्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? गर्भावस्था में जब आयोडीन की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं मिलती है तो स्त्रियों को कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडीमा, क्रिटिनिस, घेंगा या रिकेट्स। रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और घेंगा, मिक्सिडीमा और ये सारे होते हैं, पर गर्भावस्था के दौरान मेन क्रिटिनिज्म हो जाता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म गर्भावस्था के दौरान मेन रूप से होता है। घेंगा भी आयोडीन की कमी से होता है, मिक्सिडीमा भी होता है, पर जो क्रिटिनिज्म है वो गर्भावस्था में मुख्यतः हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्ताल्पता, रक्ताल्पता
किस खनिज की कमी से हो जाता है? क्या क्वेश्चन है? रक्ताल्पता किस खनिज की कमी से हो जाता है? और ऑप्शन है विटामिन ए, तांबा, लोहा, कैल्शियम, कैल्शियम। क्वेश्चन देखते हैं, रक्ताल्पता किस खनिज की कमी से हो जाता है? जब हमारे शरीर में खनिज की, कौन से ऐसे खनिज की कमी हो जाती है जब रक्ताल्पता होता है? रक्ताल्पता का मतलब होता है एनीमिया, ठीक है। रक्ताल्पता को इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया लोहे की कमी से होता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में लोहा, आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है जब ब्लड में, तब जाके एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन ए तो कोई खनिज ही नहीं है, ये तो ऑप्शन पहले से ही गलत हो रहा है। तांबा भी इसका राइट आंसर नहीं। कैल्शियम से तो दांतों और हड्डियों की पर फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है लाइसिन, आइसोल्यूसिन, तीसरा है मिथियोनिन, और चौथा है ल्यूसिन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन या फिर ल्यूसिन? तो इसका राइट आंसर है मिथियोनिन। मिथियोनिन नहीं पाया जाता है दालों में, ठीक है। मिथियोनिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि दालों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दूध के थक्के के रूप में कौन सा विटामिन, कौन सी प्रोटीन जम जाती है? दूध में कौन सा प्रोटीन ऐसा पाया जाता है कि जो कि थक्के को, जब दूध को जब दही बनता है तो उसमें थक्के को जमाने के लिए सहायक होता है? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, लैक्टोब्लूमिन, केसीन और लैक्टोग्लोब्यूमिन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? दूध के थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? मतलब दूध में कौन सी ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो कि दूध को जमाने में सहायक होती है? सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, लैक्टोब्लूमिन, केसीन और लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो केसीन ऐसा प्रोटीन होता है कि जो कि दूध में थक्के के रूप में जम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? केसीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोटुलियम से बिगड़ा भोजन में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? बोटुलियम सहायक होता है भोजन को खराब करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है चार। ऑप्शन क्या है? सड़े पनीर से दुर्गंध देता है, सड़े पनीर से दुर्गंध देता है, नेक्स्ट है गैस पैदा हो जाती है, गैस पैदा हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है भोजन अधिक गला हुआ लगता है, भोजन अधिक गला हुआ लगता है। चौथा ऑप्शन है सभी सही हैं। तो जो बोटुलियम है, बोटुलियम एक ऐसा वायरस है जो कि डब्बा बंद जो भोजन होता है ना उसमें सड़न पैदा कर देता है। तो जब वो भोजन सड़ जाता है, डब्बा बंद जो भोजन आता है जब वो सड़ जाता है तो उसमें सड़े पनीर से दुर्गंध आती है, ठीक है। कैसी आती है? सड़े पनीर से दुर्गंध आती है। तो इसका राइट आंसर हुआ सही, ठीक है। सड़े पनीर से दुर्गंध आती है बोटुलियम से जब भोजन बिगड़ जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सड़े पनीर से दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भोजन संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचारों के संरक्षण के लिए, आचारों के संरक्षण के लिए कौन सा एसिड डाला जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीज। जब हम अचारों का संरक्षण करते हैं, कोई भी चीज़ का अचार डालते हैं तो उसमें उसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए कि वो खराब ना हो सके, इसके लिए इनमें से हम कोई तत्व मिलाते हैं, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ऐसा पदार्थ है जो कि अगर हम अचार में मिला देते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता है, क्योंकि ये खाने योग्य है, ठीक है। ये खाने योग्य है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, पर ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं मिलाया जाता है। बस इतनी मात्रा में मिलाया जाता है कि वो अचार खराब ना हो सके, उसका संरक्षण सही से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, कौन बदलता है? ऑप्शन है इंसुलिन,
दूसरा है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। तीसरा है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है। पहले तो देखते हैं ग्लाइकोजन क्या है और ग्लूकोज क्या है। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज का हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो यकृत के द्वारा वो ग्लाइकोजन में उसका परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए ग्लूकोगान जिम्मेदार होता है। ग्लूकेगान, इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों जनन हार्मोन है, ठीक है। कैसे हार्मोन है? जनन। इसका तो इस क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है, ये जनन हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन ये ग्लूकोज को नियंत्रित करने में सहायक होती है और जो ग्लूकेगॉन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये दोनों चीजें निकलती कहाँ से हैं? क्वेश्चन ये आता है ना, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का निर्माण कहाँ से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो अंतःग्राही अंत और बहिर्स्रवी दोनों ही ग्रंथि होती है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय एक ग्रंथि होती है, उसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, द्वीपिकाएं। इनसे 3 तरह के अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा होता है। अल्फा से, बीटा से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन बीटा से, ठीक है। बीटा कोशिकाओं से। 3 कोशिकाएं होती हैं इसमें, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन निकलता है और अल्फा से ग्लूकेगॉन, ठीक है। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है। समझ में आ रहा है? अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जिनमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन निकलता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? ग्लूकेगॉन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में लगी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में लगी है और वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ऑप्शन है ठीक है। ऑप्शन है थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर पीयूष, या फिर अधिवृक्क, या फिर लैंगरहैंस। क्वेश्चन देखते क्या है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में लगी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? थाइमस, पीयूष, अधिवृक्क, लैंगरहैंस। ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, पढ़ के ही कोई सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? वक्ष में। कहाँ पाई जाती है? वक्ष में। पीयूष ग्रंथि ये पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अधिवृक्क पाई जाती है वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, ठीक है। लैंगरहैंस अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट
आंसर हुआ पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सी, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।